जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं डागेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का डीसी मैथ्स पाटन पर। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम अभी इस दौरान पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 दो चरों का रैखिक समीकरण। और इसी सफ़र में हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज 3 करने के लिए। और उससे पूर्व जो टॉपिक्स दिए गए हैं जो वहाँ उस एक्सरसाइज 3 को सॉल्व करने के लिए आवश्यक है वो कुछ इस प्रकार हैं। अभी हम एग्जाम्पल नंबर 18 को हम कवर करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये इसके बारे में जानना बहुत 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 ज़रूरी है। तो क्या है ये, क्या लिख दिया है सर आपने, A1 A2 A3 क्या है, चलिए एक एक करके हम देखने वाले हैं। जैसा कि हमने पहले भी बात कर चुके हैं हम कि हमारा जो रैखिक समीकरण होता है दो चरों का वो कुछ इस प्रकार से मिलता है स्टूडेंट। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। यहाँ दो समीकरण हैं, ये समीकरण का निकाय कहलाता है। यहाँ भी अगर देखें तो a1x b1y इज इक्वल टू c1 है। ये इधर रहे, इस पर आप अभी नहीं फंसेंगे, उसको आप छोड़ दीजिए। ये a2, ये b2, ये c2। अब आपको कोई समीकरण दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका क्या करिए, सॉल्यूशन फाइंड करिए, हल फाइंड करिए। तो आपको अगर इसके बारे में पता है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका देखेंगे कि वास्तव में आखिर उसका सॉल्यूशन आएगा भी कि नहीं, कि आप फालतू में ही आप वहाँ पे ऐसे दिमाग लगाने बैठेंगे। क्या कह रहे हो सर, कह रहा हूँ ये कि जब कभी भी आपको इस तरह के समीकरण निकाय को हल करने दिया जाएगा, आप क्या चेक करेंगे, क्या वहाँ पे a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे हैं अर्थात a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो उस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा। मतलब x का एक और y का एक, दोनों का एक एक सोल्यूशन आपको मिलने वाला है, एक एक मान मिलने वाले हैं। और ऐसा केस हमें ज्यामितीय अर्थ की दृष्टिकोण से देखें तो क्या दिखाता है, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं को दिखाता है। क्या होता है इसके बारे में हमने शुरुआती वीडियो लेक्चर्स में पूरा इसको कवर किया है। इसको मैंने पहले ही आपको बता दिया था स्टूडेंट उसी दौरान कि आपको आगे इस तरह के केसेस मिलने वाले हैं, बस अभी हम ये देखने वाले हैं। तो उसके बाद होता है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 कहीं बराबर आ गया, तब हम क्या करते हैं, तीसरे कंडीशन की ओर चलते हैं। क्या ये c1 अपॉन c2 के भी इक्वल हैं। अगर नहीं आता है इक्वल तो कोई हल प्राप्त नहीं होगा, उस समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा, जो कि दिखाता है आपके दो समांतर रेखाओं को। अब अंत में केस कि अगर आ जाए, हमने a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 चेक किया, बराबर आ गए, और फिर हम गए c1 अपॉन c2, नहीं आया तो कोई हल नहीं, अगर आ गया तो अनंत हल प्राप्त होगा, जो कि दो समपाती रेखाओं को दिखाता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें याद हो गई हों। और ये आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण केस है ये, इसको आपको बिल्कुल से याद कर लेना है, समझ लेना है, क्योंकि 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो इसी पर बेस्ड क्वेश्चन होता है। आइए देखते हैं अब इस पर हम अप्लाई कैसे करें। कि एग्जाम्पल नंबर 18 पर आपको पूछा गया है कि समीकरण निकाय का हल पता करिए कि किस प्रकार का हल होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए समीकरण के लिख लेंगे। फिर यहाँ अगर हम बताएं a1 क्या है, 3 है, b1 क्या है, 5 है, c1 क्या है, 12 है, ये आपके पास है। तथा a2 क्या है, 4 है, b2 क्या है, 2 है, व c2 है आपके पास 5। ये मिल गया। अब आप चेक करेंगे कि a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है। a1 अपॉन a2 की अगर बात करें तो ये आएगा 3 अपॉन 4। b1 अपॉन b2 की अगर बात करें तो ये आएगा 5 अपॉन 2। और c1 अपॉन c2 की बात करें तो ये आएगा 12 अपॉन 5। अब ज़रा उनमें से किसी एक केस पे देखिए कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो a1 अपॉन a2 क्या आया है, हमारा आया है 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। क्या ये आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि चूंकि
पहला ही केस अगर हम देख रहे हैं तो जो a1 अपॉन a2 है इसका मान हमने रखा वो इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, इसलिए समीकरण निकाय का अद्वितीय हल प्राप्त होगा या अद्वितीय हल रखता है। इस तरीके से आपको लिखना है। अब अद्वितीय हल है तो आपके पास इसको सॉल्व करने के 3 मेथड, ग्राफिकल मेथड है, आपके पास प्रतिस्थापन विधि है, और क्या है आपके पास है विलोपन विधि। हल कर लीजिए, आपको वैल्यू मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 19 भी हमें कुछ सिखाएगा, 20 भी कुछ सिखाएगा, जल्दी से उसको कवर करते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 को, कि इसको हमें चेक करना है कि इसके लिए जो हमारा समीकरण निकाय है ये, इसका हल किस प्रकार से होगा, क्या इसका कोई सोल्यूशन बनता है या नहीं बनता है, अगर बनता है तो किस प्रकार का बनेगा। चलिए तो यहाँ फिर से हम अगर उससे तुलना करें तो a1 क्या आ जाएगा, यहाँ a1 बराबर आ जाएगा आपका 5, b1 बराबर आ जाएगा 3, c1 बराबर आ जाएगा 12, तथा a2 बराबर हो जाएगा आपका 15, b2 बराबर हो जाएगा 9 और c2 बराबर हो जाएगा 15। चलिए पुट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि a1 अपॉन a2 क्या आएगा, ये आएगा आपका 5 अपॉन a1 अपॉन a2 15। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, क्या मैं इसको सरल कर सकता हूँ, बिल्कुल किया जा सकता है। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसी तरह अगर बात की जाए b1 अपॉन b2 की, तो क्या आ जाएगा, यहाँ b1 है आपका 3 और b2 है आपका 9। क्या हम इसको और सरल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये आ जाएगा 1/3। इसी प्रकार अगर c1 अपॉन c2 की हम बात करें तो c1 है आपका 12 और c2 है आपका 15। क्या इसको सॉल्व किया जा सकता है, किया जा सकता है, क्योंकि दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, 3 4 जार और 3 5 जार। तो अब हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 4/5। किस केस की ओर, किस स्थिति की ओर हमें इशारा करता है ये, तो हम लिखेंगे चूँकि 1/3 बराबर है 1/3 बराबर है 4/5 के। क्या ये सत्य है, बिल्कुल सत्य नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं है। कहने का अर्थ है, या हम ब्रैकेट में ले सकते हैं कि चूँकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, जो कि इंगित करता है किसको, कोई हल नहीं। अतः इसलिए समीकरण निकाय का कोई हल प्राप्त नहीं होगा, इसी तरह से आप एग्जाम्पल नंबर 20 भी कर सकते हैं। वो आप अपने प्रैक्टिस से उसको कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक रखा हुआ है जहां से हमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं बड़े मार्क्स के लिए। वहाँ पे अब देखते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है और क्या ये मदद करेगा वहाँ पे हमें उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।